अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक मामला 1967 से का मामला था, तो जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। कई वर्षों से लगातार सियासी गलियारों में कहीं ना कहीं देखने को मिलता था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो कि मिनी इंडिया मानी जाती है अलीगढ़ की, और यहाँ का सियासी गलियारों में लगातार सियासत होती थी। आज सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच, जो 7 जज थे, जिसमें से एक बेंच ने आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हक में फैसला दिया है। जब से यह फैसला आया है तो कहीं ना कहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों में आज खुशी का माहौल देखने को मिला था। वहाँ पर उनके द्वारा लोगों को मिठाइयाँ और एक दूसरे छात्रों को मिठाइयाँ खिलाई गई और आतिशबाजी भी देखने को मिली। जिस तरीके से लगातार ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी दर्जा पाने के लिए बात कर रही थी, आज उस दर्जे को एक बेंच ने दे दिया। अब देखने वाली बात है कि अलीगढ़ की जो यूनिवर्सिटी है वो एक बेंच ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हक में फैसला दिया है, तो कहीं ना कहीं दूसरा हक किसके पक्ष में जाएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और अगर बात करें तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के छात्र आज काफ़ी उत्साहित थे, और उत्साहित होने के बाद उनके द्वारा आज कहीं ना कहीं एक खुशी का माहौल देखने को मिला। माहौल इतना अच्छा था कि कहीं ना कहीं हजारों छात्र यहाँ पर बाबे सैयद गेट पर पहुंचे और उनके द्वारा लोगों को मिठाइयाँ और आतिशबाजी जश्न देखने को मिला। जब छात्रों से रूबरू हुए तो उन्होंने कहना था कि जिस तरीके से लगातार यूनिवर्सिटी में जिस चीज़ के लिए हम हक के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, आज उसमें हमारा एक पक्ष ने वकील को, जो जज की बेंच थी, उसने हमारे पक्ष में जो फैसला दिया है उससे आज हम काफ़ी उत्साहित हैं। उत्साहित होने के बाद अब जो दूसरी बेंच है उसके इंतजार करेंगे, और जो भी होगा वो आपके सामने जस्ट आ जाएगा। और देखने वाली बात है, जिस तरीके से अलीगढ़ में कहते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम ताला और तालीम के नाम से जाना जाता है, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तालीम के लिए जानी जाती है। तो कहीं ना कहीं आज खुशी का माहौल अलीगढ़ में देखने को मिला। सर, फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, क्या कहना है? देखिए, एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही हम्बली, रिस्पेक्टफुली जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है उसे हम एक्नॉलेज करते हैं। साथ में जो हमारा कमिटमेंट है कि हिंदुस्तान को सुपर पावर बनाना है और देश के निर्माण के लिए स्टूडेंट का जो एनर्जी से उसे सिंक्रोनाइज करना है। एकेडमिक एक्सेलेंस का दौर है, रिसर्च, इनोवेशन, कोलैबोरेशन, डिजिटल इंडिया है, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मिनी इंडिया है। तो अपना दायित्व बाखूबी निभाती रही है और निभाती रहेगी। जैसे कि 7 बेंच का अभी जो फैसला आ गया, 3 का बाकी है, इस पर क्या? देखिए, हमने अभी टीवी पे देख के आए, आप भी टीवी पे देख के आए, हमारे पास डिटेल्स मौजूद नहीं है, उसकी समीक्षा की जाएगी और उसके बाद ही हम आपके जितने भी सवाल हैं उसके उत्तर दे पाएंगे। तो डिसीजन आना था, फिर अटक गया है, फिर आगे बढ़ गया है, इस पर क्या कहना है? देखिए, तकरीबन अभी तक जो खुशी मनाई जा रही थी वो इस बात की मनाई जा रही है कि माइनॉरिटी स्टेटस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मिल चुका है। लेकिन जो आपका एक सवाल है, 3 बेंच का जो फैसला भी आना बाकी है, उसको थोड़ा सा रोक लगा दिया है, उसे डिले करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो भी हक में फैसला आएगा, क्योंकि जब सालों की लड़ाई थी, बरसों पुरानी लड़ाई है, क्योंकि इस लड़ाई को एक अरसा गुजर गया और इस लड़ाई में जितना जद्दोजहद सबके सामने नजर आई है, तो वो टीचर हो या स्टूडेंट हो या एम्प्लॉय हो या अलीगढ़ मुस्लिम से जो भी मोहब्बत रखने वाले लोग हों, उन सबको परेशानी नजर आई है माइनॉरिटी स्टेटस के लिए। तो उम्मीद क्या लगाई जा रही थी? उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह फेवर में आएगा फैसला और माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाएगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो कारनामे हैं, जो अपने आप में एक इसकी तारीख है, उसको मद्देनजर रखते हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाएगा, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की हुकूमतें भी गवाही है इस चीज़ की कि माइनॉरिटी स्टेटस मिलना चाहिए। सर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया अल्पसंख्यकों को लेकर, क्या कहना है? देखिए, जितना अभी हमने सुना है टीवी या चैनलों के माध्यम से, तो निश्चित रूप से वो एक उसका स्वागत करते हैं और वो एक राहत भरा फैसला है सभी लोगों के लिए। जैसा कि बताया गया, 7 बेंच का भी फैसला अभी आया है, अभी 3 का बाकी है, इस पर क्या कहना है? नहीं, देखिए, अभी तो देखिए पूरा फैसला जब क्योंकि पढ़ा जाएगा, उसमें क्या है, क्या कहा गया है, तो जाहिर है उसके बारे में तभी कहा जा सकता है कि पूरा उसमें कोर्ट ने क्या कहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रशासन में और छात्रों में किस तरह की खुशी का माहौल है? हाँ, देखिए, सब लोग उसके फैसले का स्वागत कर रहे हैं, छात्र भी स्वागत कर रहे हैं, जो शिक्षक कर्मचारी हैं वो भी स्वागत कर रहे हैं। जाहिर है माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तो सभी लोगों को उसका स्वागत कर रहे हैं। अलीगढ़ से एनबी न्यूज़ के लिए आशीष वासी। सिद्धू मूसेवाले के भाई शुभदीप की एक फ़ोटो जो है आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो है वायरल हो रही है।
हालांकि अगर सिद्धू मूसेवाले की बात की जाए तो सिद्धू मूसेवाले एक पंजाबी सिंगर थे जिनकी लॉरेंस बिश्नोई द्वारा जो है 29 मई 2022 को हत्या कर दी गई थी। उसके बाद जो है कहीं ना कहीं माँ बाप के अंदर जो है रोष देखने को मिल रहा था, क्योंकि एक अगर कहें तो जवान बेटे की जिस तरह से हत्या हुई थी तो उसके बाद परिवार के अंदर भी काफ़ी जो है निराशा जो है देखने को मिल रही थी। मगर अगर बात की जाए सिद्धू मूसेवाले की तो बलकौर सिंह द्वारा जो है एक बेटे को जन्म जो है पिछले साल जो है इसी साल जो है हालांकि दिया गया था, और साफ़ तौर पे हम कह सकते हैं कि अब उनके घर में खुशी की लहर जो है वो देखने को मिल रही है। और अब जिस तरह से परिवार की एक फ़ोटो वायरल हुई है तो वहीं कहीं ना कहीं जो फैंस हैं उनका भी कहना है कि अब सिद्धू जो है वापस आ गया है। हालांकि फैंस के अंदर भी खुशी जो है देखने को मिल रही है जब से ये फ़ोटो जो है वायरल हुई है। वहीं अगर मूसा पिंड की बात की जाए तो वहाँ पर सिद्धू की याद के लिए जो समाध बनाई गई है उसका काम भी जो है ज़ोरों शोरों पर चल रहा है। वहीं अगर बात की जाए फैंस के अंदर भी तो अब काफ़ी खुशी की लहर देखने को मिल रही है जब से फ़ोटो सामने आई है। तो कह सकते हैं फेसबुक और अन्य सोशल प्लेटफॉर्म पे फ़ोटो जो है धड़ल्ले से जो है ट्रेंडिंग में जो है दिखाई दे रही है और हर व्यक्ति जो है फ़ोटो को लाइक कर रहा है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन विजय के साथ ANB न्यूज़ के लिए अमित सेठी की रिपोर्ट। दिल्ली के अंदर जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते नजर आ रहे हैं वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिल रहे हैं। वहीं छठ पूजा को लेकर भी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के ऊपर सवाल जो है वो खड़े किए जा रहे थे। कांग्रेस की तरफ से भी सवाल किए जा रहे थे और लगातार कहीं ना कहीं भाजपा भी इसी सवालों को लेकर आम आदमी पार्टी को घेरती नजर आ रही थी कि छठ पूजा को लेकर लगातार यमुना की सफाई को लेकर लगातार सवाल पूछे जा रहे थे। वही सवाल हम दिखाने की भी कोशिश करेंगे सच्चाई क्या है, क्योंकि यमुना की सफाई को लेकर लगातार सवाल पूछे गए थे कि यमुना की सफाई के लिए केंद्र सरकार की तरफ से जो फंड मुहैया कराया जाता है उस फंड का इस्तेमाल कहाँ किया गया है। मगर दिल्ली सरकार की तरफ से लगातार छठ को लेकर छठ घाट बनाए गए, 1000 छठ घाट बनाए गए, मगर यमुना के अंदर डुबकी लगाने के लिए कहीं ना कहीं हाई कोर्ट की तरफ से भी मना कर दिया गया था कि यमुना का पानी जो है वो साफ़ नहीं है, दूषित पानी है, इसीलिए जहरीले पानी के अंदर लोग जो है वो डुबकी नहीं लगा सकते। इसीलिए यमुना के किनारे पर यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से दिल्ली सरकार के द्वारा 1000 छठ घाट बनाए गए थे, इस तरीके के लगातार ये जो ITO पर भी बनाए गए थे और जगहों पर भी बनाए गए थे ताकि हर व्यक्ति जो है वो अपनी पूजा अर्चना जो है छठ को लेकर जिस तरीके से कर सके। मगर यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार के ऊपर अब कहीं ना कहीं एक और सवाल खड़ा होता नजर आ रहा है कि छठ खत्म हो चुकी है, छठ के बाद सफाई की जो व्यवस्था है उसको लेकर जरूर सवाल पूछा जाएगा। क्योंकि आज बात करें दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की देवेंद्र यादव की तो वो भी यहाँ पर पहुंचे और छठ के बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर सफाई भी करते हुए नजर आई। तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर सियासत जो है वो गर्माती नजर आ रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव जो है वो भी नज़दीक आ रहे हैं। अब इस चुनाव से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के जरूर मुश्किलें बनेगी, क्योंकि इस तरीके के सवाल जो है पॉल्यूशन की बात करें या फिर दिल्ली के यमुना की सफाई की बात करें उसको लेकर जरूर सवाल पूछे जा रहे हैं और इन सवालों से आम आदमी पार्टी कैसे बच पाएगी ये जरूर देखना होगा। मगर यहाँ पर जिस तरीके से लगातार गंदगी अभी भी देखने को मिल रही है, सफाई व्यवस्था अभी भी नहीं है और दिल्ली के अंदर छठ की तो जो तैयारियां थी वो भी खत्म हो चुकी हैं, छठ पूरी तरीके से अब खत्म हो चुका है, मगर फिर भी यमुना जो है वो दूषित नजर आ रही है। इसी को लेकर अब और ज़्यादा सियासत जो है बढ़ती नजर आएगी, क्योंकि अब चुनाव जो है उसके लिए कहीं ना कहीं तैयारियां करेंगी तीनों ही पार्टियां। अब देखना होगा कि वाकई में ही यमुना को जो मुद्दा था उसके अंदर आम आदमी पार्टी अपने आप को किस प्रकार से बचा पाती है। देखिए, जैसा आप जानते हैं आज से हमारी दिल्ली न्याय यात्रा कांग्रेस कमेटी की शुरू हो रही है और राजघाट से शुरू हमने उसको करने का फैसला लिया है। और कल क्योंकि छठ का महापर्व था और हमें सबको मालूम है कि थोड़ी जो पीछे से गंदगी छूट जाती है, हमने तय किया कि जब हम एक ऐसे न्याय यात्रा पर निकले हैं जहां दिल्ली के हकों की लड़ाई लड़ने की हमने तैयारी की है, जहां दिल्ली के जो ज़रूरतें हैं, जो परेशानियां हैं, उसमें जूझते हुए हमारे लोगों की मदद करनी है। तो गांधी जी का वही जो सबसे पहले एक नारा था कि स्वच्छता अभियान के तहत आज हम यहाँ पर ITO के इस घाट पर आए हैं और आज हमने टोकन स्वरूप जरूर यहाँ पर ये सफाई का कार्य किया है। इसके पश्चात हमारी जो पूरी टीम है दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी इस पूरे छठ घाट की सफाई करने का काम करेगी। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ राजीव कुमार तिवारी, ANB न्यूज़, दिल्ली। कौशाम्बी में अब सोने चांदी की दुकान नहीं, अब सब्जी की दुकान भी सेफ नहीं है। बता दें कि सराय के थाना क्षेत्र के बेली नाम कटरा के जस्ट बगल में 3 दुकानों को रात में चोरों ने साफ कर दिया। अब
टमाटर और प्याज और जितनी महंगाई को लेके, लाखों की महंगाई को लेके महिला दुकान चला रही थी। दुकान में बीती रात चोरों ने 3 दुकान में साफ कर दिया। हालांकि इतनी महंगाई देखते हुए अब सोने चांदी के आभूषण नहीं, अब सब्जियों की दुकान भी सेफ नहीं है। हालांकि महिला जिस तरह से जो बताई आप बीती कि महिला किस तरह से कर्जा लेके किसी तरह अपने बच्चों का पेट पाल रही, तो वहीं बगल में 3 बोरी आलू और टमाटर, प्याज, लहसुन जस्ट बगल में चौकी के बगल से चोर उठा ले गए। हालांकि अभी तक इसमें चोर को पुलिस नहीं पकड़ पाई है। कहीं ना कहीं ये एक बड़ा मामला है कि अब इतनी महंगाई होने के बाद सब्जियां भी सेफ नहीं है। हालांकि किसी तरह महिला अपने बच्चों का भरण पोषण कर रही है। आप देख सकते हैं किसी दुकान में बीती रात इस तरह चोरों ने चेन लगा के सब्जी और टमाटर और करेला यहाँ से उठा ले गए। महिला कहना लगभग 6,000 की चोरी हुई है। अब महिला कहाँ से पाएगी पैसा जो अपने पेट पालेगी? देखने वाली बात होगी कि ऐसे चोर पास पुलिस कब पहुंच पाएगी। सारा हुआ है टमाटर, प्याज, लहसुन और आलू। इतनी महंगाई में सारा सब चोरी कर ले गए, क्या करे गरीब आदमी। कहाँ पे है ये? बेनी राम करता चौकी के सामने। चौकी के सामने चोरी हो गई, पुलिस नहीं थी क्या? हाँ, अब पुलिस क्या कर रही थी, क्या करे। रात में चोरी हुआ। क्या नाम है? राधे श्याम। 10:30 बजे मैं गई हूँ सामान रख के। एक कैरेट मेरा टमाटर था 1700 का और एक बोरी प्याज थी 80 रुपए किलो की थी। और दोनों 1 किलो भी नहीं बिकी उसमें प्याज। 5 किलो लहसुन था, 10 किलो अदरक थी, 2 किलो करेला था। जो जिसने कहा ना मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा हाथ टूटा हुआ है, मैं कर्जा लेके दुकान खोली हूँ, मेरा आदमी छोड़ के इलाहाबाद में रहता है, मैं 3 बच्चे लेके परेशान हूँ, मैं दुकान भी डाली तो मुझे कमाने खाने भी नहीं दे रहे हैं। लोग चोरी कर लिए मेरे सामान। ये बताइए मैं कैसे जीव का चलाऊंगा? मैं बहुत कष्ट से झेल रही हूँ। मेरा हाथ भी देखिए टूटा है, मैं एक हाथ से कमा रही हूँ मगर मेरा सामान सारा चोरी चला। इसकी जानकारी कहीं दी है आप? मैं एक बार चोरी पर मैंने कहा कोशिश नहीं कही। मतलब क्या चौकी के बगल में आपकी दुकान? चौकी के बगल में है। प्रशासन से मतलब आए थे लोग कहे कि 3 दुकान खुली है, इसमें एक लोग सोना चाहिए। मगर मेरे घर में फर्क नहीं है, मैं किसको सुनाऊं? अगर मैं रात को सोती हूँ, अगर चला के यहाँ रहूँ, 10 लोग आ जाए मेरे साथ कुछ करे तो उसकी जिम्मेदार कौन होगा? क्या नाम है आपका? मेरा सुमन नाम है, सुमन देवी। ऐमान अहमद, ANP न्यूज़ को शामिल। संभल जनपद की नगर चंदोसी के बदायूं चुंगी के पास आज तहसील प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन और पुलिस प्रशासन के सहयोग से अवैध रूप से जिन लोगों ने अतिक्रमण कर लिया था उसे आज हटाया गया है। साथ ही नगर चंदोसी अतिक्रमण को लेकर जूझ रहा है। साथ ही आए दिन जो जाम लग जाता है, लोगों को परेशानी होती है। लोगों ने सड़क के किनारे, साथ ही जो नाला है उस पर दुकानें बना ली हैं। साथ ही लोगों उसकी वजह से जाम लग जाती हैं। साथ ही नाले साफ नहीं होते हैं, जिसकी वजह से नगर में पानी भर जाता है। लेकिन इसको लेकर नगर पालिका लगातार अतिक्रमण अभियान चला रही है, लेकिन लोग विरोध करना शुरू कर देते हैं। साथ ही अभी कुछ दिन पहले अतिक्रमण हटाया गया था, लोगों ने विरोध भी किया था और उसके तहत कई लोगों को पुलिस ने कोतवाली में बैठा भी लिया था। लेकिन आज भी अतिक्रमण अभियान चलाया गया है और साथ ही आगे भी ये जारी रहेगा। मैं चरण सिंह कैमरा पर्सन के साथ ANB संभल। मान और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल आज करीब 10,000 ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਚੋਣ ਅੱਜ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸਰਪੰਚ ਬਣੇ? ਮੈਂ ਪੱਦੀ ਕਲੋਨੀ ਤੋਂ ਸਰਪੰਚ ਬਣਿਆ, ਬਲਾਕ ਡੇਲੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ, ਕਿਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਪੱਖੀ ਹੋਏਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ? ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੈਰ ਹੁਣ ਖਤਮ, ਤੇ ਬੈਰ ਖਤਮ, ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਪਾਏਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੈਲ ਵਿਰੋਧ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਵਾਦ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ।
ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡੋਂ ਸਰਪੰਚ ਬਣੇ? ਮੈਂ ਸਰ ਨਿਖਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨਿਊ ਰਾਜਗੁਰੂ ਨਗਰ ਤੋਂ ਸਰਪੰਚ ਬਣਿਆ। ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣੇਗਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ 1300 ਦੀ ਲੀਡ ਨਾਲ ਬਣਿਆ, ਮੇਰੇ 10 ਪੰਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਔਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਖਤਮ ਹੈ, ਵੈਰ ਖਤਮ। ਵੈਰ ਸਰ ਸਾਡਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਖਤਮ ਸੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਡਬਲ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ। ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਣਾ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਲੱਗਦਾ। ਦੇਖੋ ਕੰਮ ਤਾਂ ਜੀ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਗ ਪੁਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਤਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਐਸੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੋਣ? ਦੇਖੋ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਚਾਰਜ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਪੂਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਹੋਣ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਆ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਆ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰੈਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਵੈਸੇ ਉਡਾਲਾ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਸਰਪੰਚ ਉਸੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਵਾਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਚੌਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰੂਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ, ਨਸ਼ਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂ ਤੇ ਵਾਕਈ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਥੋੜੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਖਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਵੇਚਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਦੇਖੋ ਪੰਚਾਇਤ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗਲਤ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਾਣੀ ਨਾ ਮੁੱਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਢੰਗੇ ਦੂਸਰਾ ਜਾਣੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆ, ਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਬੀਜਣ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਕੁਛ ਚੰਦ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਨਾ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਲਈ, ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋੜ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਫੜਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰਨ। ਜੇ ਫੜਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਇੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਫੜਾਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗਲ ਪਾਉਣਾ, ਇਹਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣਾ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਓ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਪਏ। ਹਾਂਜੀ, ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫੜਾਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰ, ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗਲ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚ ਹੋਈ ਆ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ
ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾਓ, ਦੂਜਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹ ਖਰੇ ਉਤਰਨਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਨਗੇ ਕਿ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਵੀ ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਪੰਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਾਂ ਖੁਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਇੱਕ ਜਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਸਰਪੰਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਜਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੰਨਣ ਨਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਸੀ ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਹੀ ਸੁਣੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ सरकार अपना वादा निभाती है और क्या लोग जो भगवंत सिंह सीएम वालों जो या अरविंद केजरीवाल वालों जो मैसेज दिता गया ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। कैमरामैन सुनील ਦੇ ਨਾਲ राजन गोसाई ANB न्यूज़ लुधियाना। ताजनगरी आगरा में पर्यटन स्थलों पर जो है लगातार बंदरों का हमला जो है देखने को मिल रहा है। तमाम पर्यटक जो है बंदरों के द्वारा घायल भी किए गए हैं, जिसके बाद ऐसी सूचना पर जो है अखिलेश यादव ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए पर्यटन मंत्री पर सवाल खड़े किए थे। साथ ही साथ पर्यटन पर भी सवाल खड़े किए थे कि किस तरीके से पर्यटक स्थलों पर बंदरों का जो है जमावड़ा लगा रहता है। तमाम देशी और विदेशी पर्यटकों को लगातार बंदर निशाना बना रहे हैं, जिसको लेकर आज जो है ताजनगरी आगरा में उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह आगरा पहुंचे हैं, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा है कि अखिलेश यादव बंदरों जैसी सोच रखते हैं, बंदरों जैसी हरकत करते हैं और बंदरों जैसी ही उनकी आदत है। तो तमाम इस तरीके के सवालात उन्होंने अखिलेश यादव पर किए हैं, जिसके बाद उन्होंने साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो उपचुनाव की बात सामने आ रही है उत्तर प्रदेश में, हाल ही में जो है उपचुनाव होने वाले हैं, अब कुछ ही समय शेष बचा है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे। तो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने तमाम सवालात खड़े करते हुए कहा है कि जिस तरह से लोग बाग भ्रम पैदा करते हैं, तमाम जो विभिन्न राजनीतिक पार्टियां हैं वो लगातार भ्रम पैदा करती हैं कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को लगातार ख़त्म कर रही है, संविधान को लगातार ख़त्म कर रही है। इस तरीके की वार्ता से उन्होंने जनता को जो है बहला फुसला कर अपने साथ ले लिया है। किंतु अब इस तरीके के जुमलेबाजी उनकी नहीं चलेगी। हम पूरे के पूरे 9 विधानसभा जो सीटें हैं जिन पर उपचुनाव होने हैं, वहाँ बीजेपी पूर्ण बहुमत से जो है जीतेगी। और आपको बता दें कि ये 9 सीटों को भी जो है वो अपने पक्ष में लाने का दावा करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ऐसे तमाम जो है पर्यटन मंत्री ने और भी सवाल खड़े किए हैं कि जिस तरीके से तमाम ये जुमलेबाजी जो पार्टियां कर रही हैं, उन्होंने आरक्षण को लेकर जो है भ्रम पैदा किया है, संविधान खत्म करने का भ्रम पैदा किया है, लेकिन ऐसा भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता है। तो इस प्रकार के सवालात, साथ ही साथ अखिलेश यादव की सोच, बंदरों जैसी हरकत, आदत और तमाम सवाल खड़े किए हैं। जिस तरीके से पर्यटन मंत्री ने आज यहाँ आगरा में आकर के इस तरीके के सवाल खड़े किए हैं, ये कहीं ना कहीं अखिलेश यादव पर सवालिया निशान पैदा करते हैं। क्या उनकी सोच वाकई में बंदरों जैसी है? वाकई में उनकी हरकतें क्या बंदरों जैसी हैं? क्या उनकी वाकई में आदत बंदरों जैसी है? साथ ही साथ इसके अलावा उन्होंने एक बात और कही, उन्होंने कहा कि पर्यटन नगरी आगरा में जो सैलानियों की संख्या है वो पहले जो है 17 करोड़ के आसपास थी, जो उत्तर प्रदेश में थी। यानी अखिलेश यादव के कार्यकाल के समय में 2017 तक उनका जो कार्यकाल चला था, उसमें जो है उन्होंने बताया है कि जो पर्यटक आते थे उनकी संख्या 17 करोड़ थी। और आज के समय में उनके कार्यकाल में, यानी कि जब वो पर्यटन मंत्री हैं, अर्थात जो उत्तर प्रदेश के मुखिया जो है योगी आदित्यनाथ के समय में, इस समय वो 70 करोड़ से भी जो आंकड़ा है वो पार बता रहे हैं कि जो है पर्यटक इतनी भारी संख्या में यहाँ आते हैं। तो तमाम ऐसे सवाल उन्होंने पैदा किए हैं। तमाम बंदरों वाले अखिलेश यादव के पोस्ट पर भी जो है उन्होंने टिप्पणी की है। साथ ही साथ उपचुनाव के बारे में भी उन्होंने टिप्पणी की है।
अब देखने वाली बात होगी कि क्या भारतीय जनता पार्टी 9 के 9 जो विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं उन पर जो है विजय घोष हासिल करेगी, या फिर ये जो है एक अलग से ही ये तरीका बनकर रह जाएगा कि अब ये तो देखने वाली बात होगी कि कौन बाजी मारता है और कौन पीछे पिछड़ता है। देखिए, सही बात तो ये है कि चूंकि सोच, कार्यशैली सब कुछ बंदरों वाला ये अखिलेश जी का, और उनको बंदर ही दिखाई पड़ते हैं, बंदरों में भयभीत भी बहुत रहते हैं। तो मुझे लगता है उन चीजों पर गौर न करे। पर्यटन को जिस तरीके से अखिलेश जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे 2017 तक का, उत्तर प्रदेश में पर्यटकों की आवक 17 करोड़ थी। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में पर्यटकों की आवक एवं 70 करोड़ है, 17 से 70 करोड़। ये ब्रेकिंग दे सकते हो, ये अखिलेश जी को पूछा चाहिए। तो आपने दे दी अखिलेश और बंदा नहीं है, उनकी सोच, उनकी कार्यशैली। सर, एक आखिरी सवाल, उपचुनाव को क्या किस हिसाब से देखते हैं? उपचुनाव में हम लोग देखिए सभी 9 सीटों पर मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, और हमें निश्चित रूप से उम्मीद है कि जिस तरीके से संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान बदल जाएगा, आरक्षण खत्म हुए, इसको धोखा दे करके, चीटिंग करके, जनता को गुमराह करके जो उन्होंने समर्थन ले लिया था, वो स्थितियाँ खत्म हो गई है। जनता अब पूरी तरह अपने को ठहराता महसूस कर रही है, और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के सभी 9 प्रत्याशियों को समर्थन देगी, और बेहतर परिणाम की उम्मीद के साथ हम लोग क्षेत्र में है। मंत्री जी, जम्मू कश्मीर की विधानसभा धारा 370 वापस लाने के प्रस्ताव पास किया गया। 370 इतिहास हो चुका है, कभी कल्पना कोई नहीं कर सकता। ये तो बेकार की अपने सच्ची लोकप्रियता पाने के लिए विभिन्न दल अपना वहाँ कर रहे हैं, लेकिन ये इतिहास के पन्नों में जा चुका। 370 का कोई सवाल ही नहीं। फिलहाल मैं रविंदर सेजवार, ANB न्यूज़, आगरा। भदोही के NH 19 पर हुई जबरदस्त दुर्घटना। इस दुर्घटना का कारण रहा कि एक इको कार जो कि वाराणसी से जो कि डाला छठ का पर्व मना करके लोग वापस लौट रहे थे, और उसी दौरान टायर फटने की वजह से दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जो कि खड़े हुए ट्रक में जाकर के घुस गई, जिसमें 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। कार में 6 लोग सवार थे, और सभी लोग वाराणसी से डाला छठ का पर्व मना करके कानपुर जा रहे थे, जिसमें 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई है और अन्य लोग घायल हुए हैं, जहां घायलों को भदोही के दीघ स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। भदोही पुलिस मौके पर पहुंच करके यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए यहां मौजूद जो वाहन फंसा हुआ था उसे हटवाने का कार्य कर रही है, और साथ ही साथ जो घायल हैं उन्हें अस्पताल भी भिजवाने का कार्य किया गया है। स्थानीय लोगों ने मौके पर तत्काल मोर्चा संभाला और यहाँ जो लोग घायल हुए थे उन्हें गाड़ियों से निकालने का काम किया है। भदोही से ANB न्यूज के लिए आनंद तिवारी की रिपोर्ट। इस समय हम गोरखपुर के बड़हलगंज में स्थित हैं। आपको बता दें, नेशनल स्पोर्टिंग क्लब बड़हलगंज के तत्वाधान में फुटबॉल प्रतियोगिता बड़हलगंज में आयोजित किया गया। पहले दिन का उद्घाटन मैच महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश की टीम के बीच खेला गया, जिसमें मध्य प्रदेश की टीम ने महाराष्ट्र की टीम को 4-0 से हराकर उद्घाटन मैच अपने नाम कर लिया। मुख्य अतिथि चिल्लूपाल के पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में इस प्रकार के खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन होने से ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को आगे बढ़ने में मौका मिलता है। इसके अलावा खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने से अपने स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाया जा सकता है और अपने शरीर को निरोगी रखने के लिए नियमित रूप से अभ्यास करना चाहिए। वहीं भाग दौड़ भरी जिंदगी में समय निकालकर अपने स्वास्थ्य को लेकर तत्पर रहना चाहिए। ANB न्यूज के लिए मैं विनय कुमार गुप्ता, गोरखपुर। अमेठी के मुसाफिर खाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मुसाफिर खाना रेलवे स्टेशन के पास संदिग्ध परिस्थितियों में रेलवे ट्रैक के बगल विद्युत पोल से साड़ी के सहारे लटकता मिला अज्ञात महिला का शव। विद्युत पोल से फांसी के फंदे से लटकते हुए अज्ञात महिला का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है।
शौच के लिए गए ग्रामीणों की नज़र जब महिला के शव पर पड़ी तो उन लोगों ने पुलिस को सूचित किया। वहीं सूचना पर पहुंची मुसाफिरखाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजकर विधिक कार्रवाई में जुट गई है। फिलहाल पुलिस हत्या और आत्महत्या के बीच उलझी हुई है। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। ऐसा माना जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद काफ़ी कुछ हद तक स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल अभी तक पुलिस महिला की शिनाख्त नहीं कर पाई है। राजकुमार जायसवाल, एएनबी न्यूज, अमेठी। रेल में यात्रा कर रहे यात्रियों के मोबाइल गुमशुदा होने पर जीआरपी बाराबंकी ने आज 47 मोबाइल फोन बरामद किए और उनके स्वामियों को सौंपे हैं। मामला है बाराबंकी रेलवे स्टेशन पर स्थित जीआरपी थाने का। जीआरपी एसएचओ देवेंद्र कुमार द्विवेदी ने बताया कि मोबाइलों की कीमत करीब 7,25,000 के आसपास बताई जा रही है। अंकित मिश्रा, एएनबी न्यूज, बाराबंकी। बटोगे तो कटोगे, ये सियासी जंग अब गलियों से निकलकर धार्मिक स्थलों तक पहुंच गई है। आपको बता दें, कानपुर में भी ये पोस्टर बैनर का सियासी जंग छिड़ चुकी है। अभी तक तो लखनऊ में देखने को मिल रहा था कि ये बैनर वार लगातार चल रहे थे। अब कानपुर में भी धार्मिक स्थलों पर देखने को मिलने लगे हैं। वही बैनर जो कुछ दिन पहले योगी जी के मुंह से सुना गया था कि बटोगे तो कटोगे, इसका धार्मिक स्थल पर बड़े पैमाने में देखने को मिल रहा है। वहीं कानपुर के आनंदेश्वर मंदिर पर भी ये बैनर लगाया गया कि बटोगे तो कटोगे। आपको बता दें, चुनाव में देखा जाए तो कई सियासी जंग देखने को मिल रही हैं। जबकि कानपुर सीसामऊ विधानसभा की उपचुनाव की सीट कई सालों 22 सालों से लगभग समाजवादी पार्टी के पाले में है। समाजवादी पार्टी का झंडा लहरा रहा है सीसामऊ विधानसभा सीट में, लेकिन इस बार बीजेपी इतनी टक्कर से मैदान पे उतरी है कि देखना जाए कि दोनों पार्टियों के बीच बड़ी घमासान युद्ध होने जा रहा है। 20 तारीख को देखना है फिलहाल किसके पास सीट जाएगी, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन बैनर वार लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके चलते लोगों के बीच बड़े फर्क पैदा हो रहे हैं। वहीं धार्मिक स्थलों पर आज आनंदेश्वर मंदिर पर एक बैनर लगा था जो बटोगे तो कटोगे। इसका संकेत क्या है, आखिरकार क्या कारण है कि इस तरह के धार्मिक स्थलों पर भी लगाए जाने लगे हैं। और कुछ दिन पहले लखनऊ में लगातार बैनर वार भी देखा गया था, कानपुर में भी देखने को मिल रहा है। वहीं इरफान सोलंकी की पत्नी उपचुनाव की प्रत्याशी हैं और दूसरी तरफ बीजेपी से सुरेश अवस्थी जी हैं। अब देखना है इस बार बीजेपी अपनी पूरी ताकत सीसामऊ सीट पर झोंक रही है। वहीं समाजवादी पार्टी भी अपनी दांव पेच खेलने में लगे हैं। अब देखना होगा इस बार सीसामऊ विधानसभा में क्या होता है। वैसे तो यूपी में 9 सीटों में अहम सीटों पर चुनाव होना है और सबसे अहम चुनाव देखा जाए तो कानपुर नगर के सीसामऊ सीट का है, जो कि सीसामऊ सीट वो सीट है जो कि 22 सालों से 2-4 सालों से नहीं 5 सालों से लगातार 22 साल से समाजवादी पार्टी के पाले में रही है। इस बार बीजेपी ने कुछ ऐसे अपनी सियासी जंग छोड़ी है, कुछ ऐसे दिमाग लगाया है, कुछ ऐसा करने का प्रयास किया है कि इस बार बीजेपी के पाले में लगातार इसके चलते वहां पर जो नेता है, विधायक है वो लगातार वहां पर लोगों से मिल रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन वहीं बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकने का नजर आ रही है। अब देखना है कि क्या होता है इस चुनाव में और इस सीट में किसकी विजयी होती है, ये देखने वाली होगी। फिलहाल कानपुर नगर से एएनबी न्यूज के लिए मैं सत्यम गोस्वामी। हरदोई के बिलग्राम कोतवाली इलाके के रोशनपुर गांव के पास सड़क हादसे में मृत 11 लोगों के परिजनों को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भेजी गई सहायता राशि की चेकें प्रदेश के आबकारी राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल ने वितरित की। इस दौरान सांसद अशोक रावत, क्षेत्रीय विधायक आशीष सिंगासू के साथ जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह भी मौजूद रहे। यहाँ पर नितिन अग्रवाल ने प्रशासन को भी निर्देशित किया कि अवैध डग्गा मार वाहन हैं जो ओवरलोडिंग कर रहे हैं उन पर सख्ती के साथ कार्यवाही की जाए और उनके संचालन को बंद कर दिया जाए। दरअसल हीरा रोशनपुर गांव के पास 6 नवंबर को एक भीषण सड़क हादसा हुआ था। डीसीएम
की टक्कर हुई थी, जिसमें ऑटो सवार 11 लोगों की मौत हो गई थी, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक जताया था और उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया था। ऐसा ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी किया था। मुख्यमंत्री ने शोक जताया था, साथ ही 2 लाख रुपए मरीजनों को भी देने का आश्वासन दिया था। और आज आबकारी राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल चेके लेकर पहुंचे और उन्होंने वहां पर वितरित की हैं। देखिए, परसों एक बहुत ही दुखद घटना हरदोई में जिले में घटी, जहां एक एक्सीडेंट से टेम्पो के पलटने से 11 हमारे हरदोई वासियों की मृत्यु हो गई और 4 गंभीर रूप से घायल हो गए। इसका संज्ञान माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत इसका संज्ञान लेकर आज उन सभी परिवारजनों के प्रति जिनकी मृत्यु हो गई है उनके प्रति संवेदना व्यक्त की है और उन परिवारों को आर्थिक मदद में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा और मुख्यमंत्री जी द्वारा 2-2 लाख टोटल 4 लाख की सहायता प्रदान करी गई है। जो घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है उनको भी प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी द्वारा 50-50 हजार रुपए 1 लाख रुपए की सहायता प्रदान करी गई है। मैं सबसे पहले तो जो दिवंगत हो गए हैं उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। हरदोई से वीडियो जर्नलिस्ट मोहित के साथ मनोज तिवारी, एएनबी न्यूज। दिल्ली कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष देवेंद्र यादव द्वारा राजघाट से दिल्ली न्याय यात्रा का शुभारंभ किया गया। देवेंद्र यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी द्वारा दिल्ली में सरकार चलाई गई है उससे दिल्ली वासी और दिल्ली की जनता में त्राही त्राही मची हुई है। इस पर उनका कहना था कि जिस तरीके से दिल्ली की सड़कें हों या बाजार हों, कहीं पर भी दिल्ली सरकार की तरफ से कोई अच्छा कार्य नहीं किए गए। इस न्याय यात्रा पर देवेंद्र यादव ने बताया कि दिल्ली न्याय यात्रा दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में वहां पर जाकर के लोगों से बात करेगी और साथ ही यह यात्रा लगभग 360 किलोमीटर चलेगी। देवेंद्र यादव का कहना था कि जल्द ही दिल्ली न्याय यात्रा से खड़गे के साथ साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी जुड़ेंगे और यह यात्रा लगभग 360 किलोमीटर की रहेगी। दिल्ली न्याय यात्रा एक तरीके से राहुल गांधी द्वारा भारत न्याय यात्रा की तर्ज पर ही शुरू की गई है। फरवरी 2025 में दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव है, जहाँ पर चुनाव आयोग की तरफ से डेट निर्धारित करना ही बचा है। एक तरफ से राजनीतिक पार्टियां दिल्ली में अपना प्रचार प्रसार शुरू कर चुकी है। और वहीं पर अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा भी रोज नए नए कार्यक्रमों के द्वारा दिल्ली की जनता से संवाद किया जा रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी दिल्ली की जनता से जुड़ने का प्रयास कर रही है। वहीं दिल्ली न्याय यात्रा से कांग्रेस ने भी दिल्ली के अंदर चुनावी बिगुल बजा दिया है। कि दिल्ली न्याय यात्रा जो दिल्ली की समस्याओं को उभारने का काम करेगी, लोगों के बीच में रहकर हम कांग्रेस के जो साथी हैं वो कांग्रेस उस दिल को, उस परेशानी को महसूस करने की एक कवायद है और इसी के तहत आज हम राजघाट से, क्योंकि ये यात्रा शुरू कर रहे हैं, लिहाजा गांधी जी का जो दिखावा है रास्ता की स्वच्छता के साथ हमने आज इस यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। आज टोकन स्वरूप हमने यहाँ पर ITO पर आकर सफाई की व्यवस्था की है, सफाई का कार्य किया है, लेकिन यात्रा के पश्चात ये हम कोशिश भी है, इस टोकन स्वरूप करने का कोशिश ये भी है कि मौजूदा सरकार को समझ में आए और अगर वो नहीं सफाई करेगी तो यात्रा के पश्चात हम इस पूरे घाट की सफाई करेंगे। अपने सहयोगी शुभान के साथ अंबुज उपाध्याय, एएनबी न्यूज, दिल्ली। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से जो विधानसभा एक तवील और लंबे इंतजार के बाद यहाँ पे बहाल हुई है, यहाँ पे असेंबली एक बार फिर बहाल हुई है, जिसमें जो मुकामी रिप्रेजेंटेशन वो यहाँ के लोगों की नुमाइंदगी करने के मकसद से गए हैं। लेकिन जिस तरह से जो असेंबली की कार्रवाई यहाँ पे शुरू होते ही वहाँ पे कई तनाज़ात, कई मसाइल वहाँ पे खड़े हो गए हैं, जिस पर जो प्रस्ताव रखा गया है 370 के बाद 370 पे, और उस प्रस्ताव को हालांकि स्पीकर ने मंजूर भी किया। उसके बाद वहाँ पे जिस तरह से बीजेपी ने प्रदर्शन किया, बीजेपी ने जिस तरह से
वॉकआउट किया बीजेपी की तरफ से, जो एक वहाँ पे हंगामा हुआ है, उसके बाद ये नहीं लगता है कि ये वहाँ पे लोगों को इंसाफ मिलेगा, लोगों के जो कदर कीमत होगी, वो जो लोगों के जो मुतालबे हैं वो वहाँ पे हल हो जाएंगे। लेकिन जिस तरह से जो उमर अब्दुल्ला ने पहले ही सेशन के दौरान वहाँ पे बताया था कि जब असेंबली का आगाज़ हुआ तो उन्होंने वतूक अल्फाज में बताया कि हमारी सबसे यहाँ पे डिमांड रहेगी, सबसे यहाँ पे मांग रहेगी कि हम जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा वापस देने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी ये वाज़ेह अल्फाज में बताया कि जम्मू कश्मीर को वक्त आते ही यहाँ पे जो स्टेटहुड का दर्जा है वो वापस दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से जो अब असेंबली का आगाज़ यहाँ पे शुरू हुआ है, उसके बाद जिस तरह से जो वहाँ पे नए नुमाइंदे जिनकी तादाद 52 बताई जाती है, वो जब असेंबली में दाखिल हो गए हैं तो उन्होंने अपनी तरफ से वहाँ पे जो प्रस्ताव रखा है, किसी ने 370 के हक में बोला, किसी ने 370 की वापसी, 35A की वापसी और स्टेट जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जे के साथ साथ यहाँ पे खुसूसी पोजीशन जो जम्मू कश्मीर की थी 2019 से पहले, उसकी बहाली के लिए बात की है। लेकिन अगर देखा जाए तो किसी न किसी तरीके से लोगों में एक उम्मीद सी पैदा हो गई थी कि तकरीबन 10 साल के बाद जिस तरह से जो यहाँ पे जो लीडरान है, जो मुंतखब एमएलएज है, वो असेंबली में जाकर हकीकी तौर पर लोगों की रिप्रेजेंटेशन कर सके। लेकिन जिस तरह से वहाँ पे जो हंगामा आराई हुआ है, वहाँ पे जिस तरह से जो हाथापाई हुई है, उस मुनासिबत से ये नहीं लगता है कि लोगों की डिमांड यहाँ पे पूरी हो जाएगी। लोगों ने जिस बुनियाद पर नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी को मंडेट दिया था, उस एतबार से, उस मुनासिबत से लोगों के जो मसाइल है वो कभी हल होंगे, क्योंकि जम्मू की अलग डिमांड है। जम्मू दरबार मुल्क की वापसी चाहते हैं, कश्मीर में जो कश्मीर की जो रिप्रेजेंटेशन है उनकी डिमांड है 370 की वापसी, स्टेटहुड की वापसी। लेकिन अब पूरी तरह से जो जम्मू कश्मीर की सियासत 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है। बीजेपी जिनकी तादाद ज़्यादातर जम्मू खिते से है, वो उनकी अलग डिमांड है, उनकी अलग मांग है। और कश्मीर में जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज़्यादा मंडेट हासिल हुआ है, उनकी तरफ से उनका एक अलग मैनिफेस्टो भी है और उनकी अलग डिमांड भी है। लेकिन अब पूरी तरह से जो मरकजी सरकार भी कंफ्यूज में है कि अब जम्मू कश्मीर के जो रिप्रेजेंटेशन है वो हकीकी तौर पर चाहते क्या है। बीजेपी अगर संसद में बैठकर जिस तरह से जो कार्रवाई होती है बार बार उसमें खलल पैदा करती है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडरान हैं वो जब पहला ही सेशन वहाँ पे स्टार्ट हुआ था, वहीदुर रहमान पर्रा जो कि PDP के मुंतखब MLA है, पुलवामा से ताल्लुक रखते हैं, और उन्होंने पहले ही दिन 370 और स्पेशल स्टेटस के जो हक में जो प्रस्ताव रखा था उस पर काफ़ी हंगामा भी हुआ था। लेकिन बीजेपी के साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी उन्हें काफ़ी क्रिटिसाइज किया था। बाद में दूसरे दिन ही जो डिप्टी स्टेट चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र कुमार चौधरी, उन्होंने जिस तरह से जो प्रस्ताव रखा 370 और 35A की बहाली के हक में, तो उस पर जो स्पीकर अब्दुल रहीम रासिर ने मंजूरी दी और उसको असेंबली में एक्सेप्ट भी किया, जिस पर भाजपा की तरफ से काफ़ी ज़ोरदार प्रदर्शन किया, नारेबाजी हो गई वहाँ पे। जिस तरह से भाजपा ने ये भी ऐलानन कहा कि जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है, तो उसके बाद काफ़ी हंगामा हुआ। मुलतवी भी असेंबली की जो कार्रवाई है उसको बार बार मुलतवी करना पड़ा। वहाँ पे असेंबली की जो कार्रवाई होती है उसमें काफ़ी हद तक खलल भी पैदा हो गया। खुर्शीद अहमद शेख जो MLA लंगेट है, इंजीनियर रशीद के भाई है, उन्होंने भी कल चौथे दिन जब असेंबली में जाने से पहले ही अपने हाथ में एक बैनर लिया था जिसमें लिखा था कि जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस वापस मिलना चाहिए। तो उसके बाद जब बीजेपी के जो असेंबली अरकान है, जब उन्हें उस पर नजर पड़ी तो उन्होंने बेताब होकर वहां पे, बेजोश होकर वहां पे काफी जोरदार प्रदर्शन किया। आखिर उमर अब्दुल्ला इस बात पर क्या सोच विचार करेंगे, मरकजी सरकार क्या सोच विचार करेगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जिस तरह से जो असेंबली के जो दिन गुजरे हैं, असेंबली की जो कार्रवाई है उसमें काफी हद तक खलल पैदा हुआ, उसमें काफी हद तक जो मसाइल, बुनियादी मसाइल है उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। वहां पे नए मसाइल उजागर किए गए हैं जिस पर अपोजिशन टूट पड़ी, जिस पर जो रूलिंग पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनको भी वहां पे काफी हद तक परेशानियों का सामना करना पड़ा। आखिर जो देखना बाकी होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला इन चैलेंजेस का किस तरह से सामना कर सकते हैं, और क्या जम्मू कश्मीर में जिस तवक्का के बुनियाद पर लोगों ने उन्हें मंडेट दिया है, क्या उस तवक्कात को पूरा करने में उमर अब्दुल्ला कामयाब हो जाएंगे या नहीं। NB न्यूज के लिए मैं श्रीनगर से निसार हूं।
देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट कही जाए गौ सदन और उनके गृह जनपद महाराजगंज में छावनी कही जाने वाले चौक बाजार में स्थित है। और आपको हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर 1,65,00,000 रुपए से यह भारी भरकम गौ सदन निर्माण के लिए धन आवंटन किया गया है, जिसपे निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। अब हम आपको बता दें कि अभी आपको वीडियो में दिखाएं कि किस तरह से घटिया ईंट निर्माण किया जा रहा है, जिससे कहीं न कहीं मकान विध्वंस हो जाएंगे, ध्वस्त हो जाएंगे। और अभी हम आपको दिखाए हैं कि किस तरह से बालू जो है, बालू को आप गुणवत्ता देखें, बालू किस तरह से मिट्टी युक्त है। और कहीं नहीं कह सकते हैं जब ईंट होगा खराब, बालू होगा खराब, तो कहीं न कहीं मकान निर्मित शुद्ध रूप से नहीं हो पाएंगे। अब हम बात करेंगे सरिया का। आप सरिया देखेंगे, कैमरा पर्सन के माध्यम से दिखाएंगे कि यह जो सरिया है 3 सूत का लगा हुआ है। आप देखेंगे सरिया जो है 3 सूत का लगा हुआ है, लेकिन पिलर की चौड़ाई देखेंगे तो यह उसी बालू से निर्मित है जो नहर के सिल्ट से निकाली गई है और नहर से सिल्ट निकाल करके बनाई गई है। अब इसमें मानक होता है मोरंग बालू चाहिए, छर्री वाली बालू चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं यह जो नहर के सिल्ट से निकाल के निर्माण कराया जा रहा है, तो हमारी गौ माता जो हमारी रक्षा कर दी है, गौ माता जिनको मानते हैं, वो कैसे सुरक्षित रहेंगी, कब मकान गिर सकता है। क्या ठेकेदार इतना अंधा हो सकता है? ठेकेदार कैसे इतना लालची हो सकता है कि अपने स्वार्थ के लिए, अपने निजी हित के लिए गौ माता को भेंट चढ़ाने के लिए तैयार है? क्या उसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट से डर नहीं? क्या मुख्यमंत्री के छावनी वाले जिला प्रशासन के द्वारा कड़ाई से आदेश पालन कराने के लिए निर्देशों का भी ठेकेदार को भय नहीं? ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से कार्रवाई होती है और तीव्र जांच का विषय है। वहीं अगर हम जिलाधिकारी अनुनय झा की बात करें तो इस पूरे प्रकरण पे जांच बैठा दिए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि ईओ जो चौक बाजार में होते हैं, ईओ नगर पंचायत ईओ जो चौक बाजार में होते हैं, उनके द्वारा जो ठेकेदार काम करा रहा है, ठेकेदार कितना कसूरवार साबित होता है, या तो अब ईओ के जांच में क्लियर होगा या तो जिलाधिकारी अनुनय झा को प्रेषित किए जाने वाली रिपोर्ट से क्लियर होगा। कान्हा गौ सदन है 1,65,00,000 रुपए से निर्मित हो रहा है, लेकिन अभी बता दें अभी न्यू का काम शुरू हुआ है। और आप पीछे कैमरा पर्सन के माध्यम से हमारे देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो ये सब काम हो रहा है। अभी हम आपको ईंटा तोड़ करके दिखाए हैं कि किस तरह से ईंटा तुरंत कई टुकड़ों में खंडित हो गया है और गिर गया है। अब हम आपको ईंट के बाद हम आपको जो होता है बालू, जैसे जोड़ाई में बालू लगता है, अब हम आपको बालू की गुणवत्ता दिखाएंगे, लेकिन हम इसको बालू कहना मुनासिब नहीं समझते क्योंकि यह नहर का जो सिल्ट है और सिल्ट में आप देखेंगे कि यह पूरा माटी दिख रहा है। अब देखिए पूरा माटी जमा हुआ है, सिल्ट पे खींचने से नहीं निकल रहा है। देखिए यहाँ से खींचने से नहीं निकल रहा है। कहीं ना कहीं यह बताता है कि इससे अगर मिट्टी से अगर मकान बनेगा बालू के नाम पर तो वह मकान कितना दिन चलेगा। और जो उसमें गौ माता रहेंगी, मुख्यमंत्री की ड्रीम प्रोजेक्ट जो है गौशाला है, वह गौसदन में रहेंगी तो कितने देर तक सुरक्षित रहेंगी। ये देखिए मैं आपको दिखाऊंगा ये किस तरह से पूरा मिट्टी दिख रहा है। आप देखिए कैमरा पर्सन के माध्यम से पूरा मिट्टी दिख रहा है। और यहाँ पे जो ठेकेदार हैं, ठेकेदार जो हैं उनके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि वो ठेकेदार किस तरह से घपलेबाजी करके सरकारी धन का बंदरबाट करके यह मकान का ड्रीम प्रोजेक्ट है उस पर पलीता लगाते हुए ठेकेदार दिखाई दे रहे हैं। अभी ईंट हम आपको दिखाए हैं, जो ईंट गिरा हुआ था उसको बदल करके फिर ईंट आज लाया गया है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पत्रकारों के सजगता के बाद प्रशासन जागी है और ईंट बदलने की कवायद शुरू कर दी है। एनबी न्यूज के लिए सर्वेश प्रताप गुप्ता, महाराजगंज।